नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका GLCIS इंदौर में। आज हम बायोलॉजी की क्लास में रक्त परिसंचरण तंत्र टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारी क्लास का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस किया था। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। आइए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ कि GLCIS MPPSC ऐप पर MPPSC प्री नोट्स, MPPSC प्री टेस्ट सीरीज और MPPSC मेंस टेस्ट सीरीज पर न्यू ईयर सेल चल रही है। इसके लिए आपको GLC न्यू नामक कोड अप्लाई करना होगा। ऐप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यह कोड अप्लाई करने से आपको सभी कोर्स पर 10% की छूट मिल जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है हार्वे, कॉनबर्ग, ब्राउन या लैंड स्टीनर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हार्वे। विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। विलियम हार्वे यूनाइटेड किंगडम यूके के निवासी थे। अगला सवाल है हमारा, रक्त एक तरल डैश है? कोशिका है, ऊतक है, अंग है या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइन की कि रक्त एक तरल, तरल का मतलब क्या है? फ्लूइड है, द्रव्य है या बहता है, फ्लूइड है। संयोजी, संयोजी का मतलब होता है इंग्लिश में कनेक्टिव। इसे कनेक्टिव इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यह बॉडी के एक भाग को दूसरे भाग से आपस में जोड़ता है। हमारे कोशिकाओं से हर प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन हो गया या पोषक तत्व हो गए, सभी को सप्लाई रक्त के द्वारा ही की जाती है। तो रक्त एक कनेक्टिव मतलब संयोजी है। इसके बाद आता है डैश की जगह यहाँ पे आएगा ऑप्शंस में से ऊतक। ऊतक क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि ऊतक की परिभाषा होती है कोशिकाओं का समूह। तो रक्त में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स नामक कोशिकाएं और प्लेटलेट्स मतलब इन तीन तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। और ऊतक की परिभाषा यही होती है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो यह है इसका सही जवाब कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, मानव मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? कोष्ठक मतलब यहाँ पे चेम्बर्स की बात की जा रही है। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या 5। इसका सही जवाब है दोस्तों 4 चेम्बर होते हैं। आइए इसके डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम। आरटीएम और वेंट्रिकल, दो आरटीएम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देखिएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यह आरटीएम है, यह राइट आरटीएम है, ये लेफ्ट आरटीएम है। यह राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। आरटीएम को हिंदी में आलिंद कहा जाता है, मतलब दायां आलिंद और बायां आलिंद। और वेंट्रिकल को हिंदी में निलय कहा जाता है, दायां आलय और बायां आलय। तो हम आरटीएम और वेंट्रियम से समझने की इसे कोशिश करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो है ये पहला चेम्बर है, इसे राइट आरटीएम कहा जाता है। इसके जस्ट सामने लेफ्ट आरटीएम होता है और इनके नीचे वेंट्रिकल होते हैं। राइट वेंट्रिकल है ये और यह लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट आर्टियम ये वाला और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसे ट्राइकप्सिड वाल्व हम कहते हैं। इसी प्रकार लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होता है उसे मिट्रल वाल्व कहा जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम के बीच एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम आर्टियल सेप्टम कहते हैं। वहीं दोनों वेंट्रिकल के बीच भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टम हम कहते हैं। तो यह 4 चेम्बर होते हैं हमारे हृदय में। 2 आर्टियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं जिन्हें आलय, आलिंद और निलय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है। 120 mm व 80 mm Hg, मतलब Hg का मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन से है। और 201 mm व 110 mm, 90 mm व 60 mm
85 mm व 55 mm। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 120 mm व 80 mm। ये डायस्टोल और सिस्टोल दो होते हैं, 120 डायस्टोल होता है और 80 सिस्टोल होता है। तो ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है वो स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है और यह हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 120 होना चाहिए अधिकतम और न्यूनतम 80 होना चाहिए। तो यह है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। आगे बढ़ते हैं कि शरीर की विशालतम ध्वनि धमनी है, सॉरी, शरीर की विशालतम धमनी मतलब आरटी की बात कर रहे हैं जो हृदय से रक्त को ले जाती है। तो वह कौन सी है जो विशालतम धमनी है? धमनी का कार्य क्या होता है? हृदय से रक्त को ले जाना। तो विशालतम धमनी के ऑप्शन है आपके पास वेना कोवा, एरोटा, कोश केसिका या निलय। तो निलय तो हमने अभी चेम्बर के बारे में पढ़ा। केसिका ब्लड कार्पसल्स होती है जो बहुत ही छोटी होती है। सुपीरियर एक वेना का वो होती है, एक वेन होती है। और जबकि बचा हमारे पास है एरोटा। एरोटा आरटी होती है मतलब धमनी होती है जो रक्त हृदय से शुद्ध रक्त ले जाती है बाकी शरीर के पार्ट तक। आने वाले क्वेश्चन में हम इसे फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि जो ब्लड का फ्लो होता है हृदय में वह किस प्रकार होता है, ब्लड का शुद्धिकरण वो। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की मात्रा कुल कितने प्रतिशत होती है? शरीर के वजन का 10%, 25%, 60% या 5%? तो इसका सही जवाब है दोस्तों शरीर के वजन का 7%। मतलब आपका जितना भी वजन है उसका 7% हिस्सा आपके शरीर में रक्त का होता है। यदि आपका 70 किलो वजन है तो उसका अपन 7% निकालते हैं तो 4.9 लीटर। तो आपके शरीर का 7% हिस्सा जो वजन है उसका 7% हिस्सा रक्त का होता है। यह इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, मानव रक्त में प्लाज्मा में प्राय कितने प्रतिशत मात्रा की भिन्नता होती है? मतलब मानव रक्त में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82% या 90 से 95%? इसका सही जवाब है दोस्तों 90 से 95%। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा थेरेपी अभी कोरोना के कारण न्यूज़ में भी थी। तो प्लाज्मा एक रक्त का हिस्सा होता है, जो 55% रक्त का हिस्सा होता है वह प्लाज्मा होता है। बाकी 45% आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। और वहाँ पे भी प्लाज्मा में भी 90 से 95% पानी की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हीमोग्लोबिन। जो रक्त की आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमो यहाँ से आयरन होता है, इसमें आयरन की मात्रा होती है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह एक वर्णक होता है। जैसे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसी प्रकार रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन मानव रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसी तरह मानव की जो स्किन होती है उसका रंग मेलेनिन नामक हार्मोन के कारण होता है। मेलेनिन नामक हार्मोन जिससे हमारी स्किन का कलर और बालों का कलर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस हार्मोन की हमें कमी हो जाती है तो सफ़ेद दाग और सफ़ेद बाल आने की संभावना होती है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण और मानव शरीर की त्वचा का रंग मेलेनिन नामक हार्मोन के कारण होता है। अगला सवाल है हमारा, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय सिरा या फुफ्फुस सिरा? सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे कि हृदय में ले जाती है मतलब हृदय में रक्त को ला रही। तो मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जो भी हृदय से रक्त को ले जाती है मतलब जो हृदय है हमारा उससे बाहर ले जाना वह धमनियों आर्टरी का काम होता है। जबकि हृदय में रक्त को लाना वो हमारा सिराओं का काम होता है। तो
यहाँ से फेफड़ों से हृदय में रक्त लाया जा रहा है, मतलब शिरा की बात हो रही है। तो जो शुरू के दो ऑप्शन है फुफ्फुस धमनी और हृदय धमनी, यह तो दो कैंसिल हो जाते हैं। फिर है हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, हृदय शिरा और फुफ्फुस शिरा। तो मैं आपको बता दूं, जो सभी शिराएं होती है वह क्या करती है, जो अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, उसे हृदय में लाने का कार्य करती है। परंतु फुफ्फुस शिरा, जिसे इंग्लिश में पल्मोनरी वेन कहा जाता है, यह हृदय से यह फेफड़ों से साफ रक्त हृदय में लाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको आपको डायग्राम के माध्यम से आगे मैं समझाऊंगा कि जो सारी शिराएं होती है, शरीर की प्रत्येक शिराएं, वह अशुद्ध रक्त लेके आती है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। फिर वह रक्त फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से शुद्ध होकर फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी शिरा के माध्यम से वह हमारे हृदय में लाया जाता है और फिर वह एरोटा की जो धमनी होती है हमारी, उसके माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो इसका सही जवाब है फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन। तो आइए डायग्राम के माध्यम से हम ब्लड का फ्लो जो होता है हृदय में और फेफड़ों का, हृदय व फेफड़ों के बीच, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारे बॉडी टिश्यू होते हैं, बॉडी के ऊतक होते हैं, वह वेना कावा, वेना कावा मतलब होती है एक वेन, सुपीरियर वेना कावा। यहाँ से हमारे जो इस वेन के थ्रू अशुद्ध रक्त, मतलब जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, वह सबसे पहले जाता है राइट आर्टियम में। मतलब ये रहा हमारा राइट आर्टियम, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देखते जाइएगा। सबसे पहले मैं राइट आर्टियम की बात कर रहा हूँ, यह है सुपीरियर वेना कावा और यहाँ से ब्लड होता हुआ जाता है राइट आर्टियम में। फिर राइट आर्टियम से ट्राइकप्सिड वाल्व की तरह, जो हमने पिछले डायग्राम में पढ़ा था कि राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, इस ट्राइकप्सिड वाल्व से होते हुए ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। यह है डायग्राम में देखिए आप, सबसे पहले वेना कावा, फिर आर्टियम और फिर वेंट्रिकल। यहाँ से हम डायग्राम में देखें तो वेना कावा, आर्टियम और फिर राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, सभी जो आर्टरीज होती, मतलब जो धमनियाँ होती है, वह शुद्ध रक्त ले आती है। परंतु अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी, यह यहाँ से राइट वेंट्रिकल से यहाँ से फेफड़ों में रक्त ले जाती है, यहाँ से फेफड़ों में अशुद्ध रक्त ले जाती है। फिर यह रक्त, अशुद्ध रक्त लंग्स में जाता है हमारे फेफड़ों में, यहाँ से इसमें ऑक्सीजन घुलती है और यह शुद्ध हो जाता है और फिर पल्मोनरी वेन के माध्यम से वापस इधर लेफ्ट ओटियम मतलब लेफ्ट ओटियम में आता है और फिर यह बाइकप्सिड वाल्व के होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे आ जाता है और फिर एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है और यही एरोटा हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले वेना कावा में आया अशुद्ध रक्त, फिर वह आर्टियम में गया, फिर वेंट्रिकल में गया राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में गया और लंग्स में यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन युक्त हुआ और फिर पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से वापस हृदय में आया लेफ्ट आर्टियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा दिया गया। अब यही हम इसके माध्यम से देख लेते हैं कि वेन से हमारा सुपीरियर वेना कावा वेन से राइट ऑटियम में आया, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आया और फिर यहाँ से पल्मोनरी धमनी के माध्यम से यहाँ पे मान लीजिए आपके लंग्स हैं, यहाँ पे लंग्स में आ गया और लंग्स से पल्मोनरी शिरा के माध्यम से सबसे पहले आपके लेफ्ट ओटियम में आता है, लेफ्ट ओटियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर एरोटा के माध्यम से आपके पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो यह होती है हमारी ब्लड के फ्लो की पूरा ब्लॉक डायग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, मतलब आरबीसी की बात कर रहा है वो, रेड ब्लड कार्पोसेल्स की बात कर रहे हैं। इसका ऑप्शन है तिल्ली, वृक, यकृत या अस्थि मज्जा। तो इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा। तो लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी का उत्पन्न कहाँ होती है, अस्थि मज्जा, जिसे बोन मेरो कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस रक्त परिसंचरण तंत्र से। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप GLCIS MPPSC डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और
इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी चलाए जा रहे हैं, जैसे फ्री टेस्ट सीरीज MPPSC टारगेट बेस्ड 2021, जिसमें बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसके साथ ही आप टेस्ट सीरीज के लिए स्टोर टेब में जाके हमारी टेस्ट सीरीज है प्री और मेंस दोनों की, उसे भी परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।